Hello students, today I have come up with a very fine topic to you people और ये आपकी ह्यूमन फिजियोलॉजी का सबसे पहला टॉपिक है और वो टॉपिक क्या कहता है? ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, आइए इसके बारे में जानते हैं। सो नाउ वी कम अप टू द फर्स्ट टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको यह पता करना है कि एयर का जो पैसेज है, आप देख सकते हैं पीछे स्लाइड में कि एक फ्लो चार्ट बना हुआ है और इस फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग आपको यह पता करना है कि एयर जब पास करती है एक्सटर्नल नोस्ट्रल से होते हुए और एल्वियोलाई तक पहुंचने के बीच में कौन कौन से ऐसे पड़ाव हैं जिन पड़ावों को क्रॉस करके ये एयर धीमे 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 करके और आपके लंग्स तक पहुंचती है। आइए शुरू करते हैं विद एक्सटर्नल नोस्ट्रल्स जो कि बाहर दिखती हैं, विच लीड्स टू नेजल पैसेज। ये नेजल पैसेज हमारे नेजल चैम्बर से होते हुए, फैरिंग्स से होते हुए वॉइस बॉक्स यानी लैरिंग्स में जाता है थ्रू ग्लॉटिस। एनसीईआरटी का यही लाइन है, फैरिंग्स टू लैरिंग्स थ्रू ग्लॉटिस। अब आपको यह समझना होगा कि यह ग्लॉटिस चीज क्या होती है। देखो बेटा, यह एक इलास्टिक कार्टिलेज का बना हुआ कार्टिलेजिनस फ्लैप है जो कि ग्लॉटिस यानी विंड पाइप को कवर करता है व्हेन यू स्वॉलो। एनसीईआरटी लिखती है ड्यूरिंग द स्वॉलोइंग द ग्लॉटिस covers the epiglottis covers the hole which leads to trachea। क्योंकि खाना खाते समय अगर आप निगलोगे और ये फ्लैप बंद नहीं हुआ तो एक्सीडेंटली ऐसा भी हो सकता है कि जो खाना है वो फूड पाइप में न जाने के बजाय विंड पाइप में आगे की ओर वेंट्रली प्लेस हो जाए, तो बहुत ही विग्रस कफिंग होती है जिससे कि जो फूड पार्टिकल है वो एक्सपेल आउट हो जाता है। ठीक है, आपको यह याद रखना है कि जहां तक बात फैरिंग्स की है, फैरिंग्स एयर और फूड का कॉमन पैसेज है। स्टेटमेंट टाइप सवालों में यह चीज पूछी जा सकती है आपसे। ठीक है, लैरिंग्स यानी वॉइस बॉक्स, ये भी 4 तरीके के अलग अलग कार्टिलेजों का मिलकर बना होता है। इसमें ट्रू और फॉल्स वोकल कॉर्ड्स होते हैं जिनके बारे में आपको जानकारी लेनी होती है। लैरिंग्स से फिर हम आ जाते हैं ट्रैकिया पर। ट्रैकिया और द विंड पाइप, जिसको कि आगे वेंट्रली हम फील कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा बच्चों, आप लोग अपनी अपनी एनसीईआरटी निकालो और देखो। यहां पर एनसीईआरटी बात करती है पेज नंबर 269, जरा ओपन करिए आप लोग अपनी एनसीईआरटी का और ये देखिए कि एनसीईआरटी लिखती है कि ट्रैकिया विच बाइफरकेट्स into primary, secondary, tertiary and initial bronchioles। एक वर्ड वहां पर दिया हुआ है उस लाइन में, इनिशियल ब्रोंकियोल्स। बच्चों, इनिशियल ब्रोंकियोल्स तक हमारी सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होती हैं। ये सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग जो होती है ये पूरे ट्रैकियल ट्री का सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है ताकि इनहेलेशन के दौरान कोलैप्स न कर जाए। ये पाइपें बहुत ही पतले थिन पॉलिथिन की तरह की चीजों की बनी होती हैं, तो जब आप सांस अंदर लोगे तो ये चिपक जाएंगी। तो ऐसा ना हो, टू प्रिवेंट देम व्हाट वी डू कि द नेचर हैज प्रोवाइडेड देम विद अ सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स। तो ध्यान देने वाली बात जो ये है कि इनिशियल ब्रोंकियोल्स तक एनसीईआरटी लिखती है कि ये सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जब आप दूसरा पन्ना पलटिए और ऊपर की लाइन 270 की जो पहली लाइन है बेटा, उसको जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि ये लिखा हुआ है कि जो कंडक्शन जोन है, यानी ऐसा जोन जो कि एयर के पैसेज के मूवमेंट, एयर के मूवमेंट को पैसेज देता है, वो टर्मिनल ब्रोंकियोल तक इंक्लूडेड है। और जो एक्सचेंज जोन है जहां पर रियल एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस, वो एल्वियोलर डक्ट और एल्वियोलाई। एनसीईआरटी लिखती है एल्वियोलाई एंड इट्स डक्ट तक ही सीमित होती है।
तो एक बहुत अच्छा सवाल जो बनता है आपके फ्लो चार्ट का वो ये बनता है कि अगर आपसे पूछे कि सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स कहां तक होती हैं, तो आप बताओगे इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक। लेकिन अगर आपसे यह पूछा जाए कि कंडक्शन जोन कहां तक होता है, तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी कंडक्शन जोन कहां तक होगा बच्चों? टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक। उसके बाद एल्वियोलाई और एल्वियोलाई की डक्ट जो होती हैं वो एक्सचेंज जोन बनाती हैं। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा सवाल था जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया। इसके बाद टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स है और आखिरकार हम एल्वियोलाई पे आ जाते हैं। फिर देखिए एपिग्लॉटिस, जहां मैं यहां बात कर रहा था, एपिग्लॉटिस जो होता है वो एक कार्टिलेजिनस फोल्ड, एक इलास्टिक कार्टिलेज है जो कि ग्लॉटिस को बंद करता है टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू लैरिंग्स, यानी वॉइस बॉक्स में खाना ना चला जाए। एनाटॉमिकली मैं आपको बता दूं तो जो विंड पाइप होती है उसके पीछे डॉर्सली प्लेस्ड होती है हमारी फूड पाइप या ईसोफेगस। ठीक है, दूसरा नंबर क्या है, हम आ जाते हैं। अच्छा, कुछ चीजें जो इनसे इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको और बता देता हूं बेटा। देखो, ये जो सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स हैं जिनकी मैं यहां पर बात कर रहा था, ये सी शेप आपकी कार्टिलेजिनस रिंग है। ये पूरा का पूरा रेस्पिरेटरी ट्री है। देखिए, स्टार्टिंग फ्रॉम द ट्रैकिया, फिर ये ब्रोंकस में डिवीजन हुआ है, बाइफर्केशन हुआ है, इसके बाद प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी ब्रोंक्यूल्स तक। उसके बाद ये जो छोटे छोटे सैक्स आपको दिख रहे हैं ये एल्वियोलर सैक्स होते हैं। इनका फंक्शन पूछता है कि एल्वियोलाई का फंक्शन क्या है बेटा, तो एल्वियोलाई का फंक्शन होता है टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसको प्लीज याद रखिएगा कि जैसे आपने इंटेस्टाइन में विलाई, वो भी इनफोल्डिंग्स थी कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स की, तो वहां पर भी क्या हो रहा था कि वो सरफेस एरिया इंक्रीज कर रही थी। ठीक इसी प्रकार से यहां पर भी क्या होता है कि जो एल्वियोलाई होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो अच्छा ठीक है। इसके बाद जो आपको एक और भी बड़ी खूबसूरत बात है जो कि ध्यान देने योग्य है यहां पर, वो ये है बेटा कि ये पूरा का पूरा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, इंक्लूडिंग द ट्रैकिया, द नोस्ट्रल्स, ये पूरा का पूरा स्यूडो स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम। देखिए यहां पे एक स्यूडो स्ट्रेटिफाइड ग्लैंडुलर ciliated इपिथेलियम, इनका मिलकर के इसका बना होता है। फ्यूडो स्ट्रेटिफाइड ग्लैंडुलर सिलिएटेड इपिथेलियम की लाइनिंग होती है। तो आपने यहां पर दो चीजें देखी, एक देखा सीलिया, दूसरा देखा ग्लैंडुलर। देखिए, अगर इस तरह का एपिथेलियम प्रेजेंट है तो निश्चित जाहिर तौर पर यह बात है, और एनसीईआरटी इस चीज को मेंशन भी करती है कि द सीलिया विच आर प्रेजेंट इन द कंडक्शन जोन आर रेस्पॉन्सिबल फॉर एंट्रैपमेंट ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स एंड डस्ट। तो प्लीज मेक इट डाउन, इस चीज को लिख लीजिए आप कि जो सीलिया प्रेजेंट होती है इस पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, which is lined by pseudo stratified epithelium, ये सीलिया का क्या काम होता है बच्चों, एंट्रैपमेंट ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स एंड डस्ट। ठीक, दूसरा चीज यहां पे दिया हुआ है ग्लैंड्यूलर। ग्लैंड्यूलर का मतलब है निश्चित तौर पे यहां पर म्यूकस ग्लैंड्स होंगी। म्यूकस ग्लैंड्स जो होती हैं वो एक लिस्ट्रिसा सा पदार्थ होता है, वो क्या करता है, वो भी चिपका लेता है डस्ट को अपने तक, और इसी से कफ क्रिएट होता है, स्प्यूटम, जिसको कभी कभी हम स्पिट आउट कर देते हैं। ठीक है, तो सिलिएटेड ग्लैंडुलर एपिथेलियम, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर। अब ये तो हुई कंडक्शन जोन की बात। कंडक्शन जोन के अलावा जो दूसरा जोन मैं आपको बता रहा हूं, और मैं क्या बता रहा हूं ये एनसीईआरटी लिखती भी है कि जो दूसरा जोन है बेटा वो होता है एक्सचेंज जोन। एक्सचेंज जोन, मैं फिर से इस चीज को एम्फेसाइज कर रहा हूं आपके सामने कि एक्सचेंज जोन जो होता है इट इज द जोन, या मैं कह लूं इट इज द ओनली जोन वेयर द रियल एक्सचेंज ऑफ गैसेस, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई में आती है,
और इनहेल्ड एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन रिच एयर डिफ्यूज हो जाती है उसी ब्लड में। ठीक है, तो ये जो रियल एक्सचेंज है ये सिर्फ एल्वियोलाई और उनकी डक्ट्स में ही पॉसिबल होता है। हम आ जाते हैं अब लंग्स पर। ठीक, लंग्स का क्या काम है बच्चों? लंग्स आर कवर्ड बाय प्लूरा, प्लूरल मेम्ब्रेन जो होती है वो लंग्स को कवर करती है। वो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, जब लंग्स का एक्सपेंशन ड्यूरिंग इंस्पिरेशन और श्रिंकेज ड्यूरिंग एक्सपिरेशन, जब ये होता है तो जो फ्रिक्शन होता है उस फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए इन दोनों प्लूरल लेयर जो कि विसरल पेरिटोनियम के मिलकर बनी होती है, इन दोनों के बीच में एक प्लूरल फ्लूइड फिल्ड होता है। ठीक है, तो वो कुशन की तरह भी एक्ट कराता है। अदर देन दैट व्हाट वी हैव एल्वियोलाई और द एयर सैक्स, जिसका कि डायग्राम आपको अभी देखने को मिलेगा। वी हैव एल्वियोलाई or the air sacs which are present, they are a structural and functional unit of lungs. जैसा कि आपने किडनी में नेफ्रॉन के बारे में पढ़ा, जैसा कि आपने ब्रेन में न्यूरॉन के बारे में पढ़ा, जैसा कि आपने लिवर में हेपेटोसाइट्स के बारे में पढ़ा कि वो भी क्या होते हैं? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होते हैं। तो ये भी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, ठीक है, हमारी लंग्स के। इसके अलावा एक आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज देख रहे होगे, दिस थिंग इज नोन एज डायफ्राम। डायफ्राम जो होता है ये सर्कुलर मसल्स का बना हुआ एक स्ट्रक्चर होता है और रेस्पिरेशन में इसकी एक महती भूमिका होती है, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम आपको मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग बताएंगे। ठीक, अब आप आ जाइए रिब्स पर, डायफ्राम पर। तो एनसीईआरटी जो है ये हमें बताती है दो तरह के एक्सिस के बारे में। एक एक्सिस बताती है डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस और एक बताती है एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस। तो बच्चों अगर आपको इसमें कंफ्यूजन होता है कि कौन सा एक्सिस हमें बताना है, तो आप अपने आप को ये एज्यूम कर सकते हो कि आप जो है सर्पेंट की तरह क्रॉल कर रहे हो ऑन द फ्लोर। तो जो हिस्सा जमीन की ओर होता है, जो हिस्सा जमीन की ओर फेस करता है वो वेंट्रल सरफेस हो जाता है और पीठ का हिस्सा डॉर्सल सरफेस हो जाता है। जब आप आगे मूव कर रहे हो तो जो आपका हेड होगा वो एंटीरियर होगा और इसके पीछे का जो पोर्शन, नीचे का जो पोर्शन होता है उसको पोस्टीरियर पोर्शन कह देंगे। तो दो तरह की एक्सिस आप समझ में आओ, एक जो आपके हेड से शुरू होती है और फीट तक जाती है, और एक जो होती है वो आपके चेस्ट से चल करके इमेजिनरी लाइन पीछे पीठ से निकल जाए। सो देयर आर टू बेसिक एक्सिस। इन एक्सिसेस की बात करती है एनसीईआरटी, और इसके अलावा एनसीईआरटी एनाटॉमिकल बाउंड्रीज की भी बात करती है, थोरैसिक केज या थोरैसिक कैविटी की। तो अगर वेंट्रली देखा जाए तो स्टर्नम जो है ये हमारी वेंट्रल बाउंड्री है, यहां से रिब्स निकलती हैं बच्चों और लेटरल बाउंड्री भी बनाती हैं। ये पसलियां जो होती हैं बेटा हमारी, ये लेटरल बाउंड्री भी बनाती हैं। वेंट्रली शुरू होती हैं यहां से चल करके अपर बैक पोर्शन से जा करके और पीछे रीढ़ की हड्डी यानी वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ जाती हैं। सही बात है ये। तो वर्टिब्रल कॉलम हमारे डॉर्सल पोर्शन पे सिचुएटेड होता है, ठीक है। तो जो डॉर्सल बाउंड्री होगी वो किस चीज की बनी होगी? वर्टिब्रल कॉलम एंड द रिब्स। ठीक इसी प्रकार से आप देख सकते हो कि जो ये एंटीरियर है तो ये पोस्टीरियर है, तो ये जो पोस्टीरियर बाउंड्री है इट इज बाउंडेड बाय डायफ्राम। डायफ्राम जो है वो थोरैसिक केज की पोस्टीरियर बाउंड्री बनाता है, जैसा कि एनसीईआरटी मेंशन करती है। ये फिगर भी उसी का है। ठीक, आइए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, आगे की स्लाइड क्या है। ठीक है, अब आइए हम मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के बारे में समझेंगे, जिसके बारे में मैं आपको इतनी देर से बता रहा था। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में आपको तीन चीजें हैं जिनका कि बहुत 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 ख्याल रखना है। पहली चीज उसमें ये हो जाती है साहब कि जो रिब्स हैं वो रोल प्ले करेंगी, जो डायफ्राम है वो रोल प्ले करेगा, और रिब्स के बीच में मसल्स होती हैं जिन्हें हम इंटरकोस्टल मसल्स की संज्ञा देते हैं।
वो रोल प्ले करेंगे। तो आपसे ये एक बहुत अच्छा सवाल फ्रेम किया जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट रिलेटेड इनटू ब्रीदिंग, ब्रीदिंग में इनका रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो कौन सी तीन चीजें जिनके बारे में मैंने आपको बताया, ये पहली हो जाती है रिब्स, दूसरी हो जाती है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, और तीसरा हो जाता है डायफ्राम। तो रिब्स हो गई नंबर 1, नंबर 2 है डायफ्राम, और नंबर 3 है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। ये तीन चीजें होती हैं जो कि आपके नॉर्मल ब्रीदिंग में आपको हेल्प करती हैं। माइंड यू, मैं नॉर्मल ब्रीदिंग की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो आइए देखते हैं बच्चों की हाउ डज इट हेल्प, किस तरह से ये काम करते हैं। ठीक है, तो आप एनसीईआरटी ओपन करिए और जरा स्टेप वाइज लिखना शुरू करिए बेटा, मैं आपको स्टेप वाइज बताऊंगा चीजें। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि अगर आपको इंस्पिरेशन करना है, जैसे कि यहां पे लिखा हुआ है इंस्पिरेशन, सो व्हाट इज हैपनिंग फर्स्ट ऑफ ऑल कि डायफ्राम की जो सर्कुलर मसल्स हैं, ध्यान से सुनो मेरे बच्चों, जो डायफ्राम की सर्कुलर मसल्स हैं ये जब कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, क्या मैंने बोला, डायफ्राम की जो सर्कुलर मसल्स हैं जब वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो डायफ्राम फ्लैट हो जाता है। ठीक, देखो डायफ्राम जो होता है नॉर्मली अपने डोम शेप पोजीशन में होता है, लेकिन जब ये डायफ्राम की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगी तो वो लगभग लगभग फ्लैट होने को आ जाता है। ठीक, दूसरी चीज क्या होती है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो है ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो कि रिब्स के बीच में प्रेजेंट होती हैं, ये एक्चुअली में रिब्स को किस तरह से पोजीशन करती हैं इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो क्या पोजीशन होती है, आउटवर्ड एंड अपवर्ड। आप सीना फुलाइए अपना, तो आप ये देखेंगे कि धीमे धीमे करके आउटवर्ड एंड अपवर्ड आपका सीना ऊपर चला जाता है व्हेन यू इनहेल। तो इसका रीजन है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन, जिसकी वजह से ये पूरी की पूरी रिब केज ऊपर और बाहर की तरफ खिंच जाती है। ठीक है, सो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स सेकंड हो गए। तो डायफ्राम की मसल्स की वजह से क्या हुआ था कि डायफ्राम फ्लैट हो गया, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से रिब्स ऊपर चली गई। ठीक, तो इनकी वजह से क्या हुआ पता है बच्चों, इनकी वजह से जो इंट्राथोरैसिक वॉल्यूम है, क्या कह रहा हूं मैं, क्या नाम ले रहा हूं, थोरैसिक वॉल्यूम, वो बढ़ जाता है। इंट्राथोरैसिक वॉल्यूम इंक्रीजेस। ये जो हिस्सा है जो कि मैंने गोला किया है, मैं आपको दूसरी पेन से दिखा देता हूं, एक्चुअली ऐसे नहीं तो फिर आप लोगों को कंफ्यूजन होगा। ये हिस्सा जो है इंट्राथोरैसिक वॉल्यूम, ये इंक्रीज हो जाता है। अब आप लोगों ने एक सिंपल सा नियम पढ़ा होगा कि पीवी बराबर कांस्टेंट होता है। तो अगर हम वॉल्यूम को बढ़ा दें तो प्रेशर को क्या होना होगा बच्चों, कम हो जाना होगा। भाई पीवी बराबर कांस्टेंट को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, है कि नहीं। तो अगर हमने इंट्राथोरैसिक वॉल्यूम को बढ़ावा दे दिया है तो ऑटोमेटिकली इंट्राथोरैसिक प्रेशर ड्रॉप कर जाएगा। ठीक है बेटा, अच्छा, इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीजेस एंड इंट्रापल्मोनरी प्रेशर विल डिक्रीज। तो अब प्रेशर जब अंदर थोरैसिक वॉल्यूम में कम हो गया, मान लीजिए सिर्फ 1 mm ऑफ Hg से ही कम हो गया, तो उससे होगा क्या, अ लो प्रेशर एरिया इज क्रिएटेड इनसाइड एयर। तो ज्योग्राफी में भी पढ़ रखा है आपने कि एयर फ्लोज फ्रॉम हायर प्रेशर एरिया टू लोअर प्रेशर एरिया। तो यहां पर जब नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो गया बेटा, तो एयर फ्रॉम आउटसाइड रशेस इनसाइड। बाहर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो सी लेवल पे 760 mm ऑफ Hg होता है। तो मान लीजिए कि हमने 1 mm या 2 mm की कमी ले आ दी, यानी 758 या 759 mm ऑफ Hg का प्रेशर यहां पे क्रिएट कर दिया। सो दिस इंट्राथोरैसिक प्रेशर इज रिलीज्ड बाय 1 or 2 पॉइंट्स। तो एयर फ्रॉम हायर प्रेशर moves down into the lower pressure area resulting in inspiration। इसी का जस्ट उल्टा होता है एक्सपिरेशन में। लेकिन एक बात जो मैं आप लोगों को बता दूं, जो एक्सपिरेशन है उसमें किसी भी मसल्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है,
किताबें लिखती हैं कि एक्सपिरेशन इज द पैसिव रिक्वाइल। पैसिव रिक्वाइल, रिक्वाइल समझते हैं ना आप लोग? स्प्रिंग है, स्प्रिंग को खींचिए और छोड़ दीजिए, ठीक है? स्प्रिंग को खींचिए और छोड़ दीजिए। अब पैसिव रिक्वाइल का मतलब क्या हुआ? ऐसे आपने रिब्स को खींचने में तो एनर्जी लगाई, छोड़ दिया, खींचने में एनर्जी लगाई और छोड़ दिया, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है बेटा? पैसिव रिक्वाइल हो रहा है। तो आप याद रखेंगे कि इंस्पिरेशन इज एन एक्टिव प्रोसेस, लेकिन एक्सपिरेशन क्या है? वो एक पैसिव प्रोसेस है, ठीक? आइए देखते हैं कि व्हाट आर द एनाटॉमिकल चेंजेस ड्यूरिंग एक्सपिरेशन। देखते हैं। इंटरकोस्टल मसल्स एंड द डायफ्राम रिलैक्स, थोरैसिक वॉल्यूम डिक्रीजेस। भाई डायफ्राम की जो मसल्स है वो कैसे हो गए? रिलैक्स होने के बाद कैसे हो गए बच्चों? डोम शेप। कैसी हो गई? डोम शेप्ड, डोम शेप हो गई, ठीक? रिलैक्स हो गया, डोम शेप हो गई। किसकी मसल्स? डायफ्राम की मसल्स। और जो इंटरकोस्टल मसल्स थी वो भी रिलैक्स हो गई, मतलब उठाया था, छोड़ दिया, तो वो वापस अपनी जगह पर यथास्थान पहुंच गई। इसकी वजह से क्या होगा? जो इंट्रा पल्मोनरी या इंट्रा थोरैसिक प्रेशर है उसके ऊपर क्या इफेक्ट आएगा बच्चों? वो बढ़ जाएगा प्रेशर, क्योंकि वॉल्यूम अब कम हो गया ना भाई, यहां पे वॉल्यूम कम हो गया तो प्रेशर को बढ़ना पड़ेगा। तो अब इंट्राथोरैसिक प्रेशर बढ़ गया इसकी रिक्वाइल की वजह से, इंटरकोस्ट रिब्स की वजह से। रिब्स रिक्वाइल होकर के वापस अपने स्थान पे जैसे ही आई, वैसे ही इंट्रापल्मोनरी प्रेशर जो है वो बढ़ गया। अब जैसे ही यहां पर पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट हो गया, एयर गशेस आउटसाइड, जिसको कि हम एक्सपिरेशन के रूप में जानते हैं बच्चों, ठीक है? सो ये एक बेसिक मैकेनिज्म है कि किस तरह से हम इंस्पायर करते हैं और किस तरह से हम एक्सपिरेशन करते हैं। थैंक यू बच्चों।